मोशन है। चैप्टर 3 इसका नाम है हरकत। हरकत के हवाले से क्या आपको कोई फ्रेज़ आती है? हरकत में बरकत है। हरकत में क्या है? बरकत है। बात तो पता है ना। कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो पहले उसका इरादा करते हैं, ठीक है। इरादा करके सिर्फ बैठते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको फ़र्ज़ कर लेंगे भूख लग रही है, खाना पकाना, आपने इरादा किया है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हरकत तो करनी पड़ेगी ना, नहीं समझे बात को, ताकि फिर उसमें बरकत पैदा हो, खाने की लज्जत मिल जाए। फिर कहाँ चलेगा हम लोग? मोशन, हरकत। इसमें सबसे पहले लिखें क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। जी हाँ, फिजिक्स। नंबर 1 स्टेट ऑफ मोशन। क्या? नंबर 2 स्टेट ऑफ रेस्ट। टर्म्स, स्टेट ऑफ रेस्ट। और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सही में इन 3 को डिफाइन करना है अच्छी क्लास में। स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं? हेडिंग डालें स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन। हालत हरकत किसे कहा जाता है? जी देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप चीज़ों को देखते हैं हरकत करते हुए। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, सराउंडिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज सराउंडिंग? हाँ, यानी आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें वो सब की सब क्या कहलाती हैं? आपका एनवायरनमेंट कहलाता है, आपका सराउंडिंग कहलाता है। मिसाल के ऊपर मेरी सराउंडिंग सी वॉल्स हैं, ये डेस्क हैं, ये मार्कर रखे हुए हैं, चेयर रखी हुई, यानी पूरी चीज़ सराउंडिंग है। अब अगर मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दूँ, किसके लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से। पर्चे में नाम लिख लेना इनके लिए, एंड आखिर में नाम लिख लीजिएगा। अपना नाम भी लिखिएगा, चारों के नाम लिखिए एंड में बिल्कुल जाके। मैं पर्चा असल में लाया नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मार्क्स लिखवाए जाएंगे, डी मार्किंग, तो आप बता दीजिएगा। सराउंडिंग किसे कहते हैं? आपका जो इर्द का माहौल है, डेट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दे तो हम ये कहते हैं डेट बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। फिर से, इफ़ अ बॉडी changes its place with respect to the surrounding called is said to be in state of motion। अगर कोई जिस्म अपने माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू, मिसाल पर मेरी पोजीशन है कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दूँ तो आई एम इन स्टेट ऑफ मोशन। जब तक पोजीशन चेंज होती रहेगी स्टेट ऑफ मोशन में रहेंगे। यही मामला गाड़ियों के साथ होता है। गाड़ी जब अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है तो स्टेट ऑफ मोशन में कहलाती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल पड़ती है तो प्लेटफॉर्म के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, स्टेट ऑफ मोशन में कहलाती है। इज दैट क्लियर? तो कोई भी जिस्म अपने माहौल के लिहाज से अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो हम ये कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है। अब वो सड़क पे दौड़ती हुई कार हो, प्लेटफॉर्म को छोड़ती हुई ट्रेन हो, रनवे को छोड़ता हुआ हवाई जहाज़ हो। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। डेफिनेशन लिखें, देखिए, इफ़ अ बॉडी if a body changes its place, या पोजीशन भी कह सकते हैं, its place with respect to इसका मतलब होता है के लिहाज से, with respect to its surroundings, हाँ लिख सकते हैं, कॉमा डालें। इट इज़
इट इज़ सेड टू बी, ये लफ्ज़ आएगा बार बार, इट इज़ सेड टू बी, इट इज़ सेड टू बी कहलाती है, जिस कहलाता है, इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना। अब इसकी बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी, जो आपने मैट्रिक क्लास में ही पढ़ रखी हैं, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती है। एक आध मिसाल लिख लेने लें से, एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल गिवन लिखें, a car running on the road, a car running, रन कर रही, दौड़ रही है, running on the road। एक और मिसाल लिख लें, a train रेलवे, रेलगाड़ी, a train leaving the station। लीव का मतलब यहाँ कौन सा लीव है, leaving the station, a train leaving the station are the examples of state of motion, are the examples of state of motion। नहीं, अब हेडिंग क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट। अगली हेडिंग डालें, स्टेट ऑफ रेस्ट, हालत सुकून, उर्दू में कहते हैं इसे हालत सुकून। देखिए इसमें अब देखिए, हमने अभी डेफिनेशन बयान की स्टेट ऑफ मोशन की क्या, कि इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर पोजीशन चेंज होगी तो मोशन में है, और अगर चेंज नहीं होगी तो रेस्ट में। देखिए, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज, if a body does not change its position with respect to its surroundings, कॉमा डाल के लिखे, इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई मिसाल दे सकते हैं आप? रेस्ट में होती है, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल है, अ बुक लाइंग ऑन टेबल। लिखें एग्जाम्पल्स में, अ बुक लाइंग ऑन टेबल, किताब पड़ी हुई है, मेज़ के ऊपर पड़ी हुई किताब, लाइंग ऑन टेबल। लाई का मतलब होता है मौजूद होना, लाई का मतलब क्या है, मौजूद होना, लाइंग ऑन अ टेबल। इसी तरीके से ग्राउंड में कोई फुटबॉल पड़ी हुई है, एक और मिसाल लिख लें, आ फुटबॉल लाइंग इन द ग्राउंड। A train staying at the station, a train, एक और a train staying का मतलब है रुकी हुई या ठहरी हुई, स्टे करना, रुका होना, ठहरा होना। A train staying on the station, staying at, बिल्कुल सही है, staying at the station। अब इसमें भी दो बातें हैं, staying at the station और staying on the station। चलिए छोड़े, फिर ग्रामर की तरफ चले आए। नहीं, 8 सही लफ्ज़ है, स्टे 8 किसी चीज़ पर है, लेकिन अगर ट्रेन बंद है, क्या है,
ट्रेन का इंजन बंद ऐसी खड़ी हुई है कोई ट्रेन, तो वहाँ लफ्ज़ होगा एट। और अगर ट्रेन चलने वाली है और आप उसमें सवार होने वाले हैं तो क्या होगा फिर? ऑन द स्टेशन। कहते ट्रेन इज़ ऑन द स्टेशन, स्टेशन पे लग गई है ट्रेन, क्या हो गया? लगी हुई, जाके बैठ गया। कुछ भी लिखते हैं अभी, एट द स्टेशन लिख दिया। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट। ये हालत सुकून की मिसाल है। अच्छा एक बात बता, समझ में आ गया सबके? स्टेट ऑफ मोशन कब होगी? जब माहौल के लिहाज से पोजीशन चेंज होगी। मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट सॉरी चेंज नहीं होगी। और मोशन कब होगी? जब पोजीशन चेंज हो रही होगी तो स्टेट ऑफ मोशन है, पोजीशन चेंज ना हो तो स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बात तय हो गई मिसालों से। अब ये बताइए कि ये जो मार्कर है जो यहाँ चेयर पे आपके सामने मौजूद है, क्या ये स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में? अभी 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 रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहे हैं। नहीं मैंने नहीं मूव किया, अभी ये मूव कर रहे हैं। ये मार्कर जो है ये रजिस्टर रखा हुआ, आपने टच नहीं किया ना? नहीं, चले उसको छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए दोबारा। मार्कर, ये मार्कर मूव कर रहा है, हिल नहीं रहा है ये, लेकिन उसके बावजूद ये मूव कर, बताओ कैसे मूव कर रहा है? आप सब बैठे हुए, हम सब यहाँ पर, ये मोबाइल फ़ोन भी मूव कर रहा है, स्टैंड भी मूव कर रहा है, दीवारें भी मूव कर रही हैं, दीवारें भी मूव कर रही हैं। बताओ कैसे? क्योंकि जिस ज़मीन पर हम मौजूद हैं वो रेस्ट में, वो तो मूव कर रही है मुसलसल। हाँ यही तो बात समझ। इसका मतलब है कि हतमी तौर पर एब्सोल्यूट रेस्ट कहीं पर मौजूद नहीं है। जितनी भी आपको सुकून की हालतें नज़र आती हैं सारी रिलेटिव होती हैं, याद रखिएगा। तो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट कहीं पर मौजूद नहीं है। मिसाल के तो आप सोचें कि चलो ज़मीन पर नहीं है, ज़मीन तो चाँद पर होगा, चाँद पे आप चले गए तो वो चाँद भी मूव कर रहा है, किसके गिर्द? किसके गिर्द? ज़मीन के गिर्द। आपने सोचा नहीं चलो सूरज पे चलते हैं, सूरज भी मूव कर रहा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं किसके गिर्द मूव कर रहे हैं? सन के गिर्द। इसका कहते हैं सोलर सिस्टम। सूरज एक नहीं है, सूरज भी बहुत सारे हैं। वो अपने अपने सिस्टम के साथ एक बड़े सितारे के गिर्द घूम रहे हैं, उसका नाम है गैलेक्सी। क्या नाम है उसका? आप सोचे कि गैलेक्सी शायद रेस्ट में होगी, पूरा सिस्टम उसके गिर्द घूम रहा है, तो गैलेक्सी भी एक नहीं है, गैलेक्सी भी बहुत सारी हैं। वो सारी की सारी गैलेक्सीज अपने सन और सोलर सिस्टम के साथ एक और बड़े दूधिया सितारे के गिर्द घूम रही हैं, उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है उसका? मिल्की वे। एक बहुत बड़ा दूधिया कहकशां है वो, उसके गिर्द पूरा सिस्टम। वो मिल्की वे भी एक नहीं है, आप अंदाज़ा कर लें, वो मिल्की वे भी एक नहीं है। वो पूरा का पूरा निज़ाम हस्ती किसी ना किसी के गिर्द गिर्द घूम रहा है। वो कादिर मुतलिक की ज़ात है। किसकी? कादिर मुतलिक की ज़ात इसके सब गर्दिश कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, इन नेचर हो रहा है और ये प्रूव हो चुका है। ये नहीं कोई ख्याल आया ही नहीं हो रही। एक था वो, मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक ईसाई था, उसने जो है इस पर वो था एस्ट्रोनॉमिस्ट था। एस्ट्रोनॉमिस्ट किसे कहते हैं? माहिर फल्कियात को, जो प्लैनेट्स की मोशन पर गौर करते हैं। जब उसने पूरी कायनात पर गौर किया कि ज़मीन इतनी बड़ी है, फिर ज़मीन के बाद फिर जुपिटर बहुत बड़ा है, फिर सूरज इतना बड़ा है कि ज़मीन और कुछ भी नहीं उसके आगे जितने प्लैनेट्स हैं, फिर सूरज के आगे गैलेक्सी भी इतनी बड़ी है, ये चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी और मैं कितना छोटा सा हूँ। वो इस तसव्वुर की वजह से, इस तसव्वुर को वो जमा नहीं सका, अपने दिमाग में उसका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई थी उसकी। जब उसने तसव्वुर कायम किया कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है और मैं क्या हूँ, इसलिए कुरान ने कहा ज़मीन पर अकड़ कर मत चल। कुरान पाक की आयत क्या है? ज़मीन पर अकड़ कर मत चल। आप गौर करें, क्यों? क्योंकि जो तू अकड़ के चल रहा है तो याद रखिएगा कि तेरा जो अकड़ना है तुझे कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि हमने जो ज़मीन बनाई है, हमने जो सितारे बनाए हैं, तेरी अकड़ कोई अहमियत नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती, याद रखिएगा। और बिलाकर क्या होता है, फिर इंसान कब्र की मिट्टी के अंदर चला जाता है और सारी अकड़ उसकी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस डेट क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, यानी कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी एब्सोल्यूट रेस्ट मौजूद। अच्छा, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है तो फिर एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं है। अगर मैं चल रहा हूँ, मैं हालत हरकत में हूँ, तो मैं पहले से मोशन में हूँ, मैं पहले से स्टेट ऑफ मोशन में हूँ। कोई गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं तो पहले से वो स्टेट ऑफ मोशन में मौजूद हैं। तो पता चला जिस तरह सुकून की हालतें सारी इजाफी होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हरकत की हालतें भी सारी क्या होती हैं? रिलेटिव होती हैं। तो रिलेटिव रेस्ट होता है और रिलेटिव नहीं करें, रिलेटिव रेस्ट होता है और रिलेटिव मोशन होती है। ओके, नहीं ऐसे आपकी इस तरह की मूवमेंट से क्या होता है? डिस्टर्ब होता है माइंड। ओके, मूड नहीं हो रहा तो चलिए बाहर।
इसका जिक्र अभी नहीं कर सकते, वो मौके पर बात की जाती है। इसका मौका आएगा बीच में जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे तब बात आएगी, उससे पहले जिक्र करना बेजायका हो जाएगा मामला, नहीं समझे बात को, बेमेल। अब ऐसे ही होगा कि रात के वक्त रात के 2:30 बजे कोई जो है बिरयानी खाने बैठ जाए जबकि उसका पेट भी भरा हुआ, अजीब सी बात है। नई लाइन से लिखिए, नोट करके लिखें। देयर इज nothing like absolute rest and motion. Absolute rest and motion. Full stop लिखे। all states of rest and motion, all states of rest and motion are relative। क्या है, सारी की सारी मामलात रिलेटिव है, एक दूसरे के साथ रिलेटिव। एक मिसाल और दें। अब देखो ना, मौके के लिहाज से बात जहन में, तो उसी को डिस्कस करना मुनासिब है। जब आप किसी गाड़ी पे चल रहे होते हैं तो आपको हरकत का एहसास कैसे होता है? कभी गौर किया इस बात पे? आप गाड़ी पे चल रहे हैं, किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, कार में चल रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो आप खिड़की से बाहर देखते हैं, आपको क्या लगता है कि दरख्त पीछे जा रहे हैं, दीगर चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं, आप आगे, रोड पीछे की तरफ जा रहा है, नीचे देख लें, तो आपको किसका एहसास होता है? स्टेट ऑफ मोशन का एहसास होता है, क्योंकि आपको अपनी हरकत का एहसास किसके ताल्लुक से बनता है? बाहर माहौल के ताल्लुक से बनता है। इज़ दैट क्लियर? और अगर आप एक ऐसी हवाई जहाज़ में हो, तवज्जो रहे, एक ऐसे प्लेन के अंदर हो जो बहुत हाइट पर, 1000 फीट की हाइट पर, जहाँ पे ना कोई दरख्त नज़र आता हो, जहाँ पौधे नज़र आते हो, ना गाड़ियाँ नज़र आती हो, और आप ज़बरदस्त रफ्तार के साथ जा रहे हो, गोली की स्पीड के साथ, तो क्या आपको अपनी हरकत का एहसास होगा? तवज्जो रहे, क्यों नहीं होगा? हालांकि आप गोली की रफ्तार से जा रहे हैं, फिर भी आपको अपनी स्टेट, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिहाज से आप अपनी पोजीशन को चेक करते थे कि बदल रही है, वो बाहर इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो अब आप ज़बरदस्त रफ्तार से भी जा रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किस में रुके? स्टेट ऑफ रेस्ट में। किस में है? स्टेट ऑफ। मेरे साथ ये वाक़या हुआ, जब मैं यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था, तो ज़िंदगी में मैंने एक ही दफ़ा प्लेन पे सफ़र किया है, इस कराची टू इस्लामाबाद। तो हुआ ये कि उसमें घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पहले कभी सफ़र नहीं किया था। उसमें बैठ गए, सवार हो गए, और जब वो उड़ा है जहाज़, तो जब वो उड़ता है या नीचे की तरफ आता है तब थोड़ी सी गुटगुटी सी मचती है, लेकिन जब वो हज़ारों यानी 40,000 फीट की हाइट पर चला गया, किस हाइट पर? 40,000 फीट की हाइट पर, तो जब मेरे खिड़की से झांका तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ज़मीन बहुत दूर रह गई थी। 40,000 फीट की आप बुलंदी पर चले गए, ज़मीन, गाड़ियाँ, पौधे, दरख्त तो नज़र नहीं आ रहे थे वहाँ पे। अच्छा, तो फिर अब अपने ऐसा लग रहा था जैसे हम स्टेट ऑफ रेस्ट, हमारा जो जहाज़ है, प्लेन है, वो मूव नहीं कर रहा, बल्कि किस में? स्टेट ऑफ रेस्ट में है। उसकी वजह आपको बयान कर दी, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिहाज से आप अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको लग रहा था कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में। और 1 घंटा 40 मिनट के अंदर हम पहुंच गए थे यहाँ से इस्लामाबाद। कितनी देर में? 1 आवर एंड 40 मिनट्स लगे थे पहुँचने में। आप अंदाज़ा कर लें, आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको तकरीबन 10-12 घंटे लग जाते हैं, 14 आवर्स लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट में पहुँच गए। जबकि हरकत, और ट्रेन जब फराटे लगाती हुई जाती है तो फिर आपको हरकत का एहसास भी होता है, हिचकोले ले रही होती है ट्रेन, फिर आपको दरख्त भी नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन हवाई जहाज़ में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, आप फ़ौरन मंजिल पर पहुंच जाते हैं, फिर कहीं और चले जाएंगे। फिर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन कंप्लीट हो गया। हेडिंग डाली डिस्प्लेसमेंट। क्लाउड्स भी नहीं थे उस वक्त, क्लाउड्स भी मौजूद, अच्छा क्लाउड्स होंगे भी तो रात का टाइम था, तो क्लाउड्स भी मौजूद का एहसास नहीं था। डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग डाली है भाई। तीसरा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पहले डिस्टेंस की हेडिंग डालनी क्या? यस, पहले डिस्टेंस लिखो भाई। डिस्टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज डिस्टेंस? बाद में डिस्प्लेसमेंट की डाल रहे हैं। हाँ, पहले डिस्टेंस किसे कहते हैं? फासले को। देखिए, अगर कोई बॉडी, कोई पाथ कहते हैं रास्ते, कोई लफ्ज़ आएगा PATH, एक मिनट। पाथ का मतलब होता है रास्ता। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई पाथ तय करे, रास्ता तय करे इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। उसे क्या कहा जाता है? लिखे ना लाइन से, if a body covers
पाथ, इसका मतलब है रास्ता, इन एनी डायरेक्शन, कॉमा डालें, इट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब आप अपने घरों से सेंटर तक आए ना पढ़ने के लिए, तो आपने वहाँ 4 नंबर से फासला तय किया, पाथ कवर किया, इन्होंने यहाँ नीचे से पाथ कवर किया है, रूस पीछे से पाथ कवर करके आई है, हम लोग भी यहीं से आए हैं पाथ कवर करके, तो हमने रास्ते तय किए हैं। तो ये जो हमने पाथ कवर किए दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दायरा लिखें, इट इज़ स्केलर, ये स्केलर है, इट इज़ स्केलर। अच्छा, उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा? SI यूनिट, बोलिए। इट्स SI यूनिट इज मीटर। किसमें नापते हैं इसे? मीटर में नापते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मीटर में इसको नापा जाता है, याद रखिए। इसका कोई, इसका यूनिट क्या है? मीटर, मीटर में नापते हैं इसको, पहले से लिखा हुआ था। ठीक, अब हेडिंग क्या डालेंगे? बोलिए। डिस्प्लेसमेंट डाल लीजिए हेडिंग, और एस के अलावा से शो करते तो पता ही आपको, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ द डिस्प्ले, इसको ज़रा समझना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कर ले आपके पास 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। कोई बॉडी है जो पॉइंट ए से मूव करके कहाँ जाती है? पॉइंट बी पर जाती है। तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे वो जा सकते हैं, या कोई शख्स है पॉइंट ए से बी तक, आप फर्ज कर लें आप इस तरह चले गए, एक शख्स था वो घूमता फिरता मार्केट से होता हुआ इधर उधर फिर जाता हुआ, फिर कहाँ गया? पूरे ख़ानदान में जो है ना वो मिठाइयाँ तकसीम करता हुआ कहाँ पहुँच गया? पॉइंट बी पर पहुँच गया। नहीं समझे बात? हो सकता है कोई खुशी का मौका हो तो हर घर में मिठाई तकसीम करके बिलाकर पॉइंट बी पर पहुँच गया। लेकिन एक था जो बिल्कुल डायरेक्ट, उसको बहुत जल्दी थी, वो सीधा गया, तो उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। इज दैट क्लियर? अब ये तीनों कौन है? डिस्टेंसेज हैं। तीनों कौन है? ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये पूरा भी क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन इसमें एक डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, सबसे कम है। कौन सा वाला? जो बीच में आपको डायरेक्टेड डिस्टेंस नज़र आ रहा है, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस लीस्ट डिस्टेंस, दो नुकात के दरमियान कम तरीन फासला, डेट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं? तो डिस्टेंस तीनों हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट बीच वाला है। डायरेक्टेड डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर एरो बना देते हैं, लिखे ऐसे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points, TWO2, the shortest distance between 2 points called displacement। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्ट, ऐसे भी। देखिए, इट इज़ वेक्टर, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, या वेक्टर लिखने से ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है। और अच्छा, इट इज़ वेक्टर, इसका यूनिट क्या होगा? SI यूनिट वही होगा क्योंकि डिस्टेंस है ना ये भी। इट्स SI यूनिट इज़ व्हाट? मीटर। भाई ये भी तो डिस्टेंस ही है लेकिन शॉर्टेस्ट है तो डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस का यूनिट है वो डिस्प्लेसमेंट का होगा। और किससे शो करते हैं? इसे D से शो करते हैं। ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो। एरो क्यों लगाया? क्योंकि वेक्टर साइन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? वेक्टर साइन कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अगर आपकी समझ में आया तो एक ज़हनी आजमाइश का सवाल करके आज की क्लास ऑफ करते हैं हम फिजिक्स की। इसका जवाब अगर आपने दे दिया सही तो इसका मतलब है आप डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए, नहीं तो नहीं समझे, तो फिर समझेंगे। क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ये है, कोई पॉइंट है, कोई बॉडी है, पॉइंट ऐसे, कोई शख्स है, पॉइंट ऐसे चला, वो मुख्तलिफ मकामात से होता होता घूमता फिरता फिर यूँ जाता हुआ अपने घर वापस आ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया उसने? कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया उसने? बहुत ज़्यादा या बहुत कम? है बहुत ज़्यादा। आप बताइए। अपने घर से गया, अपने घर पे वापस आ गया।